जी, हमारे इनकम के बारे में तमाम डिस्कशन कंप्लीट हो गई कि इनकम क्या होती है, कैसे है। दो सेक्शन 18 है, सेक्शन नंबर 19 है, उसके बारे में हमने तफसीलन बात कर ली, उतनी है। तो जो इनकम को बयान कर रहा है वो तो बात जो है वो सिर्फ उतनी ही है जितनी हमने क्या कर ली है, जितनी हमने डिस्कस कर ली है। अब जो लंबी कहानी शुरू हो रही है वो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है कि एक्सपेंसेस को कैसे लेके चलना है, कैसे क्लेम होने हैं, कौन से क्लेम नहीं होने, किस तरह से हम उनको लेके चलेंगे। वो तमाम चीज़ें जो हैं अब हम क्या करने लगे हैं, स्लाइटली डिस्कस करने लगे हैं। इसमें जो सबसे छोटा सेक्शन है ना, जो सबसे छोटा नन्ना मुन्ना सेक्शन है, वो सेक्शन नंबर 20 है। हम इसको सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे। ये सिंपल वो सेक्शन है जो हमें बता रहा है कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर जो हैं हमें अलाउड हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम लेस करवा सकते हैं जब भी हमने टैक्स के रूल्स के मुताबिक अपनी बिजनेस इनकम क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। सिंपल इज़ डैट केस। ये क्या बता रहा है, इसने हमें एक लिस्ट बता दी है, इसने हमें कुछ रूल्स बता दिए हैं। अगर इन रूल्स के मुताबिक कोई ख़र्चा हुआ है तो टैक्स वाले कहते हैं कि ये ख़र्चा जो है ये आपको अलाउ है, आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इस ख़र्चे को क्लेम कर सकते हैं, आप इस ख़र्चे को लेस करवा सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 20 डिडक्शंस जो आपको अलाउड हैं, जो आप क्लेम कर सकते हैं, उनके बारे में अब हम क्या करने लगे हैं, डिस्कशन करने लगे हैं। सबसे पहले उसने एक बड़ी जेनेरिक सी बात कर दी है, बड़ी ही जेनेरिक सी बात कर दी है। वो है कि कोई भी एक्सपेंडिचर जो आपका बिजनेस पर्पस के लिए हो, कोई भी एक्सपेंडिचर जो आपका बिजनेस पर्पस के लिए हो, कारोबारी मकासद के लिए हो रहा है, वो आपको अलाउ है, आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे क्लेम कर सकते हैं। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई भी एक्सपेंडिचर जो होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए हो रहा है ना, किसी भी ईयर में आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ये बड़ा जनरल रूल है। अब फॉर एग्जांपल, अब कौन कौन से इस रूल को फुलफिल कर रहे होंगे। आपने इन्वेंट्री बनाई है, इन्वेंट्री बनाने में कॉस्ट आई है, कॉस्ट ऑफ गुड परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। आप इन्हें क्या कर सकते हैं, आप इन एक्सपेंसेस को लेस करवा सकते हैं। आपकी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, वो अगर आप बिज़नेस के रेंट, आपका बिज़नेस जो है वो रेंटल प्रेमिसेस के ऊपर है, आप उसको रेंट दे रहे हैं। अब देखा जाए वो रेंट तो आप बिज़नेस का दे रहे हैं, आप वहाँ पे बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो वो रेंट का ताल्लुक बिज़नेस के साथ है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी टैक्स चार्ज रेट अदर देन इनकम टैक्स, अभी हम जब जाके जाएंगे हम सेक्शन नंबर 21 में पढ़ेंगे कि इनकम टैक्स के अलावा, इनकम टैक्स के अलावा दूसरे टैक्सेस हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, म्यूनसिपल टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह हो गई, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, इन्हें हम क्लेम कर सकते हैं। आप एसेट्स को रिपेयर कर रहे हैं, अब वो पर्टिकुलरली बिजनेस के लिए होते हैं, वो आपको अलाउ होते हैं। आपने एसेट्स की इंश्योरेंस कराई हुई है, आप उनको प्रीमियम पे कर रहे हैं, वो भी आपके बिजनेस के लिए होता है, आप उसे क्लेम कर सकते हैं। आप एम्प्लॉयज़ को सैलरीज वगैरह पे कर रहे हैं, अमाउंट्स पे कर रहे हैं, अब वो सैलरीज हैं, अमाउंट्स हैं, वो बिजनेस एक्सपेंस है, बिकॉज एम्प्लॉयज़ तो आपके हैं, वो आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, बिजनेस में काम कर रहे हैं तो आप उन्हें पे कर रहे हैं। तो जो आप उनको पेमेंट वगैरह करेंगे वो आपका एक्सपेंडिचर होगा, वो आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी आपके एक्चुअल बैड डेट्स हो गए हैं, बिजनेस का एक्सपेंस है, आप उसे क्लेम कर सकते हैं। आपने कोई एक्सपेंडिचर्स किए हैं किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, किसी हॉस्पिटल्स वगैरह में, अपने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए, उनके बच्चों की तालीम के लिए, उनको मेडिकल फैसिलिटेट करवाने के लिए, वो जो एक्सपेंसेस किए गए हैं वो भी अलाउ हैं। आप एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग पे खर्चे कर रहे हैं, अब वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, अब वो ट्रेन होंगे, ज़रा अच्छा काम करेंगे, एफिशिएंटली काम करेंगे, आपके बिज़नेस को फ़ायदा होगा, तो आप एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के ऊपर जो काम कर रहे हैं वो बिज़नेस एक्सपेंस है, वो भी क्या है, अलाउ है। उसके अलावा आप सब्सक्रिप्शन वगैरह पे कर रहे हैं ट्रेड एसोसिएशन को, जैसे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आप सब्सक्रिप्शन पे कर रहे होते हैं, आप वेरियस कंप्लायंस के लिए आप फ़ी वगैरह पे कर रहे होते हैं, वो भी क्या है, आपको अलाउ है, आप उसको बिज़नेस एक्सपेंस के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई फॉरेन डेलीगेशन आते हैं, कस्टमर्स वगैरह आते हैं फॉरेन डेलीगेशंस के एंटरटेनमेंट के लिए, उनको अकोमोडेट करने के लिए खर्चे वगैरह कर रहे हैं, वो भी आपको अलाउ है, वो भी क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। और एंड पे जब उसने बता दिया कि कोई भी एक्सपेंडिचर, कोई भी खर्चा जिसका ताल्लुक बिजनेस के साथ है, वो आपको टैक्स वाले कहते हैं अलाउ है, आप क्लेम कर सकते हैं। ये वाली जो लाइन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी खर्चा जो बिजनेस के साथ है, जिसका ताल्लुक बिजनेस के साथ हो रहा है, वो आपको अलाउ है, आप उसे क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। नंबर वन।
आगे चलते हैं हम। आगे है कि वो एनिमल्स जो हम बिज़नेस के लिए क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बारे में हमने क्या करनी है, बात करनी है। अब देखिए, किसी भी बिज़नेस में एनिमल्स जो है ना, एनिमल्स का यूज़ वो दो तरह से हो सकता है। या तो वो एनिमल्स, जैसे आपको इस वक्त एक नज़र आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर एक एनिमल। बिजनेस में एनिमल्स दो तरह के हो सकते हैं। एक आपके स्टॉक इन ट्रेड के तौर के ऊपर इस्तेमाल हो सकते हैं, दूसरे हैं आपके अदर देन स्टॉक इन ट्रेड। जानवर बिजनेस में दो तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं, स्टॉक इन ट्रेड के तौर के ऊपर या अदर देन स्टॉक इन ट्रेड के ऊपर। अब स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या है? स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है कि आपका बिजनेस ही किसका है, लाइव स्टॉक का है। स्टॉक इन ट्रेड मतलब आप जानवर की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, आप जानवर की खरीदो फरोख्त क्या कर रहे हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं। उस केस में ये आपका स्टॉक इन ट्रेड है। ये एनिमल्स जो हैं ये आपकी इन्वेंटरी ट्रीट हो रहे होंगे। जैसे फार्म होते हैं, अक्सर बड़ी आती है, आप देखते हैं कि जी ये नमूद नुमाइश का कारोबार लग जाता है, सुरमा वाला फार्म, फ्रिदी कैटल फार्म, फलाना फार्म। अब वो क्या करते हैं जी, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए के जानवर बेच रहे होते हैं। अब वो जानवर बेच रहे हैं, उनके लिए वो गायें, वो बैल, वो बकरा, वो बकरी, वो उनका स्टॉक है, उनका स्टॉक इन ट्रेड है, वो उनकी इन्वेंट्री है। जब उनका स्टॉक इन ट्रेड होगा, उनकी इन्वेंट्री होगी, तो वो जो सेल करेंगे उनकी सेल्स आ जाएंगी। उसकी सेल्स में से जिस तरह कॉस्ट ऑफ सेल लेस की जाती है वो लेस करेंगे और उनका वो जीपी आ जाएगा। तो जब भी एनिमल्स आपके स्टॉक इन ट्रेड में होते हैं तो उसको तो हम इस तरह से लेके चल रहे होते हैं जिस तरह आपको आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसके लिए तो हमें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई भी कैटल फार्म है, कोई भी इस तरह का बिजनेस है, कोई भी इस तरह का कारोबार है, वो सिंपल क्या करेगा, उसने जो बेचा है वो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल है, जितने का आया उसका रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करेगा, उसका जीपी आ जाएगा। वो तो मसला है नहीं। मसला है उन जानवरों का जो स्टॉक इन ट्रेड में नहीं है, जो उनको हम स्टॉक इन ट्रेड में नहीं रखा हुआ, उनके बारे में मसला है। अब ये कौन से जानवर हैं जो अदर देन स्टॉक इन ट्रेड है? मीन्स आप अपने इनको बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, आपके बिजनेस में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है मिल्क की, आप मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह बना के बेच रहे हैं, आप पेस्चराइज मिल्क बेच रहे हैं, आप क्रीम बेच रहे हैं, आप चीज़ बेच रहे हैं। तो उसके लिए आपने क्या किया हुआ है, आपने 100 काउज या बफेलोस वगैरह जो हैं वो क्या की हुई हैं, अपने पास रखी हुई हैं। अब यहाँ पे ये गायें, ये भैंसें जो आपने रखी हुई हैं, ये आपका स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। आपका स्टॉक इन ट्रेड क्या है? वो मिल्क जो आपने बेचना है, वो मिल्क के प्रोडक्ट्स जो आपने बेचने हैं, ये आपका क्या है, ये आपका स्टॉक इन ट्रेड है। लेकिन आपके पास तो गाय भी पड़ी हुई है, आपके पास तो भैंस भी पड़ी हुई है, ये अदर देन स्टॉक इन ट्रेड है। आप इनको यूज़ कर रहे हैं, आप इनसे बेनिफिट्स ले रहे हैं। अगर ये जानवर, ये जो गायें हैं, ये जो भैंसें हैं जो आपके पास पड़ी हुई हैं, स्टॉक इन ट्रेड में भी नहीं है, आप इनको यूज़ कर रहे हैं मिल्किंग पर्पज़ के लिए या वॉट एवर द रीजंस, आप इनको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिजनेस में, क्या हो जाए, यूज़लेस हो जाए, डेड हो जाए। फिर फॉर एग्जांपल आपको गाय की एक लाइफ है, भैंस की एक लाइफ है, उसकी लाइफ कंप्लीट हो गई, उसकी मिल्किंग लाइफ कंप्लीट हो गई, तो फिर क्या करेंगे? और आपकी वो किसी काम की नहीं रही। आपने रात को भैंसे बांध के आए थे, आसमानी बिजली गिरी है, मर गई हैं। अब तो अगर कोई भी एनिमल जो अदर देन स्टॉक इन ट्रेड है, जैसा कि ये है, अगर वो कम्प्लीटली यूजलेस हो जाए, नाकारा हो जाए या मर जाए, फिर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमने तो नुकसान हो गया, उस नुकसान को हमने रियलाइज़ करना है। लेकिन उस नुकसान को रियलाइज़ करने के लिए हम देखते हैं कि जब हमने उनको बेचा है या जब वो नकारा हो गए, तो हमें उससे अमाउंट कितनी रियलाइज़ हो रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप खुद बताएं कि अगर कोई भी काऊ जो है या कोई भी बफेलो जो है वो यूज़लेस हो जाए मिल्किंग पर्पज़ के लिए, फेंक तो नहीं देते, हम उसको छोड़ तो नहीं देंगे। कंपनी वाले क्या करेंगे, यार ये तो यूज़लेस हो गई है, ऐसा करते हैं इसको जाकर किसाई को बेच आते हैं, थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। अब वो थोड़े बहुत पैसे मिल रहे हैं, अमाउंट रियलाइज़ हो रही है। गायें जो है बीमार हो गई है, उन्होंने कहा यार बीमार हो गई है, अब तो ये क्या नुकसान हो जाएगा, उन्होंने कहा ठीक है, छुरी फेरो छुरी फेरो,
छुरी फेर दिया, मरते मरते उसके आखिरी सांसों में छुरी फेर के हलाल करके गोश्त बना के बेच दिया, अमाउंट रियलाइज हो गई। मर गई है, रात को बिजली गिरी मर गई, या सुबह उठ रही खाल खुल आपने उतार के बेच दी, खाल से पैसे रियलाइज हो गए, आपने उसकी हड्डियाँ निकाल के आपने किसी भी इंडस्ट्री को बेच दी, वहाँ से पैसे रियलाइज हो गए, तो अमाउंट रियलाइज आपको हो रही होगी। तो इस केस में आपने फिर लॉस कैसे निकालना है, इस केस में आप लॉस निकालेंगे कि जो एक्चुअल एनिमल की कॉस्ट होगी आप वो पकड़ेंगे और लेस करेंगे आपको कितनी अमाउंट रियलाइज हुई है उस एनिमल की या उस कारकास की, कारकास कहते हैं ढांचे को, या उसका जो रिमेनिंग्स होते हैं, जो रिमेन्स होते हैं, उससे कितनी अमाउंट रियलाइज हुई है। जो नेट होगा वो आपका क्या होगा, बिजनेस लॉस चार्ज हो जाएगा, बिजनेस में आप एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए की गाय ली थी और वो यूजलेस हो गई मिल्किंग पर्पस के लिए, आपने उसको किसाई को बेच दिया, किसाई ने 20,000 दिया, तो लाख रुपए की गाय खरीदी थी, 20,000 रुपये आपको रियलाइज हुआ, नेट कितना आया, नेट 80,000 आया। ये 80,000 जो है ये क्या होगा, आपको एज आ डिडक्शन के तौर के ऊपर अलाउ हो जाएगा। इसको फर्दर हम पक्का करते हैं और फर्दर हम इसको कुछ एग्जाम्पल से डील करते हैं ताकि आपका ये कंसेप्ट जो है वो मज़ीद पक्का हो जाए। और ये वो पॉइंट है जो अभी तक पास पेपर में टेस्ट नहीं हुआ। अब चूंकि ये पास पेपर में टेस्ट नहीं हुआ तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है, इसके आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसके लिए आपने रेडी रहना है। हम एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है जी, हबीब डेयरी लिमिटेड परचेज 3 काउस फॉर डेयरी बिजनेस एट ₹100। उसने 3 गाय ली हैं अपने डेयरी बिजनेस के लिए लाख रुपए के हिसाब से, टैक्स ईयर 20x1 में, ये टैक्स ईयर है। वैक्सीनेशन कॉस्ट ऑफ ईच काउ वॉज ₹2000 और उसने हर गाय की वैक्सीनेशन कराई, 2000 रुपया खर्चा आया। ये जब उसने वैक्सीनेशन करवाई होगी उस साल उसने क्या किया होगा, इस वैक्सीनेशन कॉस्ट को उसने अपना एक्सपेंस शो कर दिया होगा, बिकॉज ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। 1 काउ बिकम परमानेंटली डिसेबल, और एक उसमें से गाँव थी जो उसमें से क्या हो गई, परमानेंटली डिसेबल हो गई, और उसने वो क्या कर दी, 20,000 की बेच दी टैक्स ईयर 20x3 में। हमने बताना है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस इसको अलाउ होंगे। पहली बात, जब उसने 20x1 में गाय वगैरह परचेज की थी तो उसने वैक्सीनेशन करवाई थी 2,000 रुपये की, एक गाय की वैक्सीनेशन करवाई, 3 गाय की वैक्सीनेशन जो है वो उसकी हुई 6,000 रुपये की, तो 6,000 जो है वो उसने अपनी वैक्सीनेशन कॉस्ट जो है वो वहाँ पे लेस करवाई होगी। फिर 20x2 में तो कोई एक्सपेंस लेस नहीं हुआ होगा इस काउ के परस्पेक्टिव। 20x3 में क्या हुआ है, उसकी एक गाय जो है वो परमानेंटली यूजलेस हो गई है। अब उस गाय की कॉस्ट कितनी थी, उस गाय की कॉस्ट थी 1 लाख रुपया, उसने बेच दी। उसने बेचने से उसको अमाउंट जो है वो रियलाइज कितनी हुई है, रियलाइज हुई है 20,000 रुपया, तो ये लेस करवा देंगे। ये 80,000 का इसका नेट लॉस हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 2013 में वो एक्सपेंस इसको चार्ज हो रहा होगा, 80,000 वो अपना बिजनेस एक्सपेंस चार्ज कर रहा होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट एनिमल। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूडेड ₹4 लाख। अब फॉर एग्जांपल क्या मतलब है कि ये कंपनी है, ये उसकी सेल्स है और ये उसकी कोई कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है जो यहाँ पे उसने लेस की हुई है, और इस कॉस्ट ऑफ सेल में क्या है, इस कॉस्ट ऑफ सेल में 4 लाख शामिल है, एडेड है इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ 2 काउस, 2 गाय की कॉस्ट है, एज दे बिकम परमानेंटली यूजलेस फॉर मिल्किंग पर्पस, बिकॉज वो दोनों गायें जो हैं वो मिल्किंग पर्पस के लिए यूजलेस हो गई हैं। These cows were originally purchased for TL's Dairy Farm in फैसलाबाद at ₹2 लाख ईच। उसने क्या किया, उसने ये 2 लाख ईच के हिसाब से ये जो गायें हैं थी वो परचेज की हुई थी। TL sold these cow in market for 80,000, उसने 80,000 की ये मार्केट में गायें जो हैं वो बेची हैं, for which no entry has been made in account, और इसकी कोई एंट्री वगैरह नहीं की हुई। अब उसने किया क्या है, उसने इस कॉस्ट ऑफ सेल में 4 लाख को लेस करवाया हुआ है, मतलब 4 लाख से प्रॉफिट कम है। अब हम क्या करेंगे, जो भी कंपनी का प्रॉफिट आया था, जो भी हाइपोथेटिकल अमाउंट थी, उस हाइपोथेटिकल अमाउंट में ये जो 4 लाख है ये हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बिकॉज इसने ये कॉस्ट में ऐड किया था 4 लाख रुपया, उससे उसकी प्रॉफिट कम हुआ था तो हमने 4 लाख क्या कर दिया, ऐड बैक कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेस करवाएंगे एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर कैसे लेस होंगे, देखें, कॉस्ट क्या थी, 4 लाख थी,
4 लाख की आपने गायें ली थी और आपने 80,000 ईच के हिसाब से गायें क्या कर दी है, बेच दी है, तो 1,60,000 रुपया आपको रियलाइज़ हुआ। आपको नेट लॉस कितना हुआ है, 2,40,000 का लॉस हुआ है। तो 2,40,000 क्या होगा आपका यहाँ पे एक्सपेंस के तौर के ऊपर शो हो रहा होगा। तो ये चीज़ आपने देख लिया कि हम किस तरह से लेके चल रहे हैं। अब वो तमाम एनिमल्स, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था, इस फॉर्मूले के मुताबिक हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूले के मुताबिक हम क्या इसको लेकर, ओहो, इस फॉर्मूले के मुताबिक इस फॉर्मूले के मुताबिक हम क्या कर रहे हैं, एनिमल्स से रिलेटेड अपना जो नेट लॉस है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। अब सिंपल आपने बस याद रखना है कि आपने कितने का खरीदा, आपकी कॉस्ट क्या थी, उसमें से लेस करेंगे आपको अमाउंट रियलाइज कितनी हुई है, जो नेट लॉस होगा ये आप इसे क्या करेंगे, अपना बिजनेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर चार्ज कर रहे होंगे। तो दैट वाज अबाउट एनिमल्स। मैं फिर बता देता हूँ, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये प्रोविज़न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अभी तक किसी भी किस्म के पास पेपर में ये एडजस्टमेंट नहीं आई। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया है। ये 2 एग्जांपल्स जो हमने डिस्कस की हैं, ये 2 एग्जांपल्स सफिशेंट हैं आपकी इस प्रोविज़न को समझने के लिए। तो इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा, इसमें कोई मसला हुआ तो मेरे से पूछ लीजिएगा। बट चूँकि अनएक्सपेक्टेड पेपर होता है तो उसमें आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं।